और नतीजों के विश्लेषण में हमने ट्रैफिक सिग्नल थीम पर आपको क्लैरिटी मिल सके विजुअली कि रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, उस पर हमने ट्रैफिक सिग्नल थीम कुछ आपके लिए ग्राफिक्स तैयार किए हैं, जिसमें कि अगर नतीजे अच्छे होंगे तो उसके लिए ग्रीन सिग्नल, मिले जुले नतीजे होंगे यानी कि कुछ फ्रंट पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया और कहीं पर खराब आया तो मिले जुले नतीजों के लिए येलो, और कमज़ोर नतीजे तो उसके लिए रेड कलर की थीम हम आपके सामने लेकर आएंगे। और शो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल और इन्वेस्ट शॉप इंडिया से आशीष कपूर हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नतीजों का पूरा विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे। सेक्टर वाइज रिजल्ट्स कैसे रहे ये बताने के लिए हमारे साथ शानदार रिसर्च लेकर 5 सहयोगी भी मौजूद होंगे इस शो में। ऑयल एंड गैस सेक्टर पर सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ेंगे। एनबीएफसी सेक्टर के नतीजे कैसे रहे ये बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ेंगी। ऑटो सेक्टर पर और साथ ही फार्मा पर का प्रदर्शन इस रिजल्ट सीजन कैसा रहा ये बताएंगे हमें सृष्टि, और साथ ही मेटल सेक्टर में कितनी मजबूती इस बार दिखी है ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ मौजूद होंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं इन नतीजे और हमारे गेस्ट के साथ। एसबीआई सिक्योरिटी से सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं और आशीष कपूर भी हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्ट शॉप इंडिया से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सनी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। अगर इस बार के रिजल्ट सीजन का 360 डिग्री एक व्यू लें तो आपके कमेंट्स उस पर लेना चाहेंगे। आपका क्या व्यू बन रहा है? कौन कौन से सेक्टर थे जहां पर की शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और कहां पर निराशा हाथ लगी है? क्या ओवरऑल व्यू बन रहा है आपका इस बार के नतीजों को लेकर? बेसिकली इस बार के अगर हम Q4 के नतीजे देखते तो काफी एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतरीन नंबर थे। तो अगर मैं सेक्टर बाय सेक्टर की बात करता हूँ तो जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा कि काफी बेहतरीन नंबर है। अक्रॉस द बोर्ड काफी अच्छे नंबर थे, वेदर इट इज अ प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक और या फिर जो छोटी साइज की बैंक है, सब में। और आउटलुक भी काफी अच्छा रहा है कि FY24 में जो क्रेडिट ग्रोथ रहेगा तकरीबन 11 से 12% रहेगा। डेफिनेटली इसमें कुछ बैंक रहेगी जो अपने जो इंडस्ट्री ग्रोथ है उसको आउट परफॉर्म करेगी, तो डेफिनेटली वहाँ एक अच्छे कमाई के मौके भी दिखेंगे। देन कमिंग टू एफएमसीजी सेक्टर, अगर हम मार्जिन एक्सपेंशन की बात करते हैं तो सेक्टर लाइक एफएमसीजी, सीमेंट, टायर, जहाँ काफी एक रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्रेशर बना हुआ था फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में, सेकंड हाफ में हमने देखा कि रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर कहीं ना कहीं ईज ऑफ हुआ है और उसका बेनिफिट FY24 में भी कंटिन्यू रहेगा। तो उसी के ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में काफी एफएमसीजी कंपनीज में एक डिसेंट रैली भी आई थी, whether it is companies like HUL, ITC, Godrej Consumer, you pick the name and there is an uptick। सीमेंट में भी वही कहानी है कि कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल कॉस्ट कूल ऑफ हुए हैं, एट द सेम टाइम डिमांड आउटलुक भी स्टेबल है, प्राइसिंग भी स्टेबल है, तो सीमेंट इज लुकिंग गुड। आईटी में अगेन देयर इज अ डाइकोटॉमी। आईटी में हमने पाया कि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इनलाइन रिजल्ट एक्सपेक्ट किए, डिलीवर किए हैं। और FY24 में जो ग्रोथ आउटलुक है वो कहीं ना कहीं सिंगल डिजिट ग्रोथ आउटलुक है। और अगर इसके विपरीत अगर मैं मिड कैप या स्मॉल साइज आईटी कंपनीज की बात करता हूँ तो उन्होंने दे आर फार एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशन। और जैसे कंपनीज लाइक हैप्पीएस्ट माइंड, KPIT, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, जितनी भी छोटी मझोली कंपनी है परसिस्टेंट हो गई, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन नंबर दिखाए थे और उनका जो ग्रोथ आउटलुक है रिलेटिवली लार्ज कैप आईटी कंपनी से भी बेहतर है। और अगर हम निराशा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं निराशा नहीं बोलूंगा, एक न्यूट्रल रिजल्ट मेटल्स में हमने पाया कि मेटल्स में कहीं ना कहीं एक इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन नंबर था है, क्योंकि उसका कारण हमें पता भी है कि कोविड के समय जो एक्स्ट्रॉर्डनरी फिनिश गुड्स के जो दाम बढ़े थे वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ग्लोबल स्लोडाउन के चलते हुए कहीं ना कहीं एक डिमांड पे भी एक क्वेश्चन है, इसलिए कहीं ना कहीं हमने पाया कि मेटल स्टॉक साइडवेज मूव हो रहे। फार्मा ने इनलाइन ही नंबर दिए, बट कहीं ना कहीं ग्रोथ आउटलुक वीक है। यूएस में अगर हम जेनरिक मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं अभी भी प्राइसिंग आउटलुक इतना अच्छा नहीं है, तो फार्मा अगेन वाज ऑन अ वीकर साइड।
एग्रोकेमिकल में देयर इज अ प्रॉब्लम, जो अब हमने पाया था कि जो चैनल इन्वेंट्री है वो काफी हाई कॉस्ट इन्वेंट्री चैनल में स्टक है। उसके कारण कहीं ना कहीं एग्रोकेमिकल में भी बहुत सी कंपनियों ने ओके ओके सेटअप काइंड ऑफ नंबर दिए थे। बट अगेन देर आर आउट परफॉर्मर कंपनीज लाइक पीआई इंडस्ट्री, जिन्होंने काफी अच्छा नंबर दिया, धानुका ने काफी बेहतरीन नंबर दिए थे। तो या बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल थम्स अप है यहाँ पर सनी की तरफ से। आशीष जी, क्या आप भी इस बार के अर्निंग सीजन को थम्स अप ही देंगे? क्योंकि ओवरऑल तो हम देख रहे हैं कि FY23 में इतना कुछ खराब तो कुछ नज़र नहीं आया। ओवरऑल अनुमान से बेहतर ही ये अर्निंग सीजन पूरा गई है। FY23 हमने अच्छे नोट पे क्लोज किया। अब इनको देखते हुए अब नए फाइनेंशियल ईयर में हम एंट्री कर चुके हैं। कौन कौन से सेक्टर पर आपकी नज़र होगी? देखिए मेरे मुताबिक जैसे आपने ठीक बताया, सेक्टर वाइज काफ़ी मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और ख़ास करके सेक्टर्स लाइक ऑटो में काफ़ी अच्छे हमने देखे नंबर्स, बैंकिंग वगैरह में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा है। और जो सबसे अच्छी बात है कि जो एक फ़ियर था कि जो रिसेशन दुनिया भर में उसकी बात हो रही है, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा, वैसा कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं, कोई एक्सेप्ट फॉर मे बी आईटी को छोड़ के किसी भी और सेक्टर में कोई ऐसा रिजल्ट्स या जो फोरकास्ट है उसमें कोई ऐसा मैनेजमेंट कमेंट्री में भी कोई ऐसा कुछ संदेश नहीं आया जिसको ये कि स्लो डाउन हो रहा है या कोई ग्लोबल स्लो डाउन का भी कोई इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसलिए काफ़ी पॉजिटिव है और मैं समझूंगा कि आगे चल के जो सेक्टर जो मेरे मुताबिक इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक चलना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन सभी सेक्टर्स में मूवमेंट आया भी है और आ भी रहा है। मेरे मुताबिक अगर आप देखें तो अभी अगर कोई एक सेक्टर चुनना हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो मेरे को अभी भी आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हालांकि इमीडिएट हेडविंड्स हैं बट इसमें मूवमेंट बहुत कम हुआ है और जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे खासे करेक्ट हो गए हैं। और आगे चल के जब भी थोड़ा वो नॉर्मलाइजेशन होता है ग्लोबल इकोनॉमी में, तो यहाँ से आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा करेगा। तो टेक्नोलॉजी का पूरा दुनिया भर में बहुत फोकस भी है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं और उसका खास जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इंडियन आईटी सेक्टर को मिलेगा। तो कोई एक सेक्टर चुनना हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो आईटी सेक्टर होना चाहिए। बाकी जैसे मैंने बताया कि इन जो हर सेक्टर के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स हैं। मेरे मुताबिक जैसे अगर अगर बात की जाए तो बैंकिंग की भी बात अगर की जाए तो एक बिल्कुल लार्ज कैप जो मेरे मुताबिक अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है इस HDFC बैंक, जिसने कि पिछले 2-3 साल में अंडर परफॉर्म किया है। वेरी अनयूजुअल फॉर HDFC बैंक टू अंडर परफॉर्म, और काफ़ी उसमें चिंता इसलिए थी क्योंकि HDFC बैंक का मर्जर जो हो रहा है उसको लेकर काफ़ी आशंकाएं थी और वो काफ़ी हद तक इस साल में ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है कि उसमें जब ये कॉन्ग्लोमरेट बनेगा HDFC बैंक का, वो बहुत ही अनबीटेबल कॉन्ग्लोमरेट होगा और दोनों हाउसिंग फाइनेंस एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में बहुत आगे ग्रोथ का स्कोप है, जो कि ये कॉन्ग्लोमरेट बहुत अच्छा कैप्चर करेगा। तो HDFC बैंक एक बहुत अच्छा आइडिया अभी भी है बैंकिंग स्पेस में जो जिससे बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट भी काफ़ी के बाद दोबारा से उसमें मोमेंटम आ रहा है। उसमें मैं समझूंगा कि DLF डिस्पाइट द रन अप अभी भी बहुत वेल पॉइज्ड है और आगे चल के इसमें यहाँ से भी अगर आप कोई इन्वेस्ट करे तो बहुत अच्छे रिटर्न आने चाहिए अगले कुछ सालों में। अगर आप आगे चलें तो अगर मैं समझूंगा कि ऑयल एंड गैस स्पेस में रिलायंस इंडस्ट्रीज में वो काफ़ी अच्छा लगता है कि काफ़ी देर से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और इसके भी सभी डिविजन्स में चाहे ऑयल एंड गैस हो, रिटेल हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो स्पेस इसमें इनका काफ़ी अच्छा है प्रेजेंस है। रिटेल में इनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छा ये प्रोफाइल भी कर रहे हैं कई ब्रांड्स को, और टेलीकॉम में भी इनका काफ़ी अच्छा जियो के साथ काफ़ी अच्छा ग्रोथ चल रहा है। तो रिलायंस इटसेल्फ प्रेजेंट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा आगे चले तो अगर आप सेक्टर वाइज और तकरीबन भी सभी स्टॉक जगह भी स्पेसिफिक जी आशीष जी, और भी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक सम अप करें तो लॉन्ग टर्म के लिए आईटी सेक्टर ओवरऑल अच्छा लग रहा है। HDFC बैंक पर भी नज़र रखिए, रियल एस्टेट में DLF और ऑयल एंड गैस में रिलायंस अच्छा लग रहा है। क्योंकि ऑयल एंड गैस की चर्चा हुई है, इसीलिए आशीष जी मैंने आपको इंटरप्ट किया। हम ऑयल एंड गैस के नतीजों को पहले समझ लेते हैं और ये पूरा क्वार्टर कैसा रहा है इस पूरे सेक्टर के लिए, नतीजे कैसे आए हैं, ये बताने के लिए सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए। तो ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स थे फोर्थ क्वार्टर में और स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स थे ये
एक मात्र डिवीजन के कारण था और वो था ऑयल टू केमिकल जो डिवीजन है कंपनी का। उस डिवीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ उस डिवीजन का जो एबिटा था वो 17% हायर था ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, क्योंकि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, प्लस पेट्रोकेमिकल के जो प्रोडक्ट्स थे उसमें भी थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने मिली थी। और इन दो कारणों की वजह से O2C सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा रहा और उसी कारण पूरा कंसोलिडेटेड बिजनेस का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स थे। जो दूसरे डिविजन है रिटेल और टेलीकॉम, परफॉर्मेंस थोड़े बहुत म्यूटेड थे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, बट O2C की आउट परफॉर्मेंस के कारण पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज का नंबर बहुत अच्छा था फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY23 में। अब अगर हम देखें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि HPCL, BPCL और IOCL, इन तीनों कंपनीज के नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी अच्छी रिकवरी, अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें सिक्वेंशियल बेसिस में देखने मिली, क्योंकि जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन थी उस पर अच्छा खासा ग्रोथ था। अगर IOCL की रिपोर्टेड ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन देखें तो वो 18% हायर था सिक्वेंशियल बेसिस पे। HPCL के जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन थे वो 54% हायर थे और BPCL के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन करीब 29% ग्रो किए ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो ऑयल प्राइसेस भी कम हो रहे थे पूरे क्वार्टर में और उसके कारण जो मार्केटिंग मार्जिन्स थे जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोल और डीजल बेच के कमाती है वो भी काफ़ी ग्रो हुआ था ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अगर आप देखेंगे तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन था वो 4x ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन था वो 4x हुआ था। BPCL का ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन 2x ग्रो किया था और HPCL की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 56% की ग्रोथ ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस हमें देखने मिली। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के भी नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे। अब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम बात करें जहाँ पे गुजरात गैस, IGL और महानगर गैस के नंबर्स आ जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मिक्स्ड नंबर्स थे। महानगर गैस और गुजरात गैस के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि जो गैस कॉस्ट थी दोनों कंपनीज की वो काफ़ी कम हुई थी। गुजरात गैस की जो गैस कॉस्ट थी वो 8% ऑन सिक्वेंशियल बेसिस डिक्लाइन हुई थी और महानगर गैस की 13%। उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो जो एबिटा पर SCM था या नेट प्रॉफिट ग्रोथ था वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा इन दो कंपनीज के लिए। बट अगर हम IGL की बात करें तो वहाँ पे जो गैस कॉस्ट में चेंज था वो रिलेटिव बेसिस पर अगर हम देखें तो थोड़ा कम हुआ था, इसी कारण थोड़ा सा म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स था IGL के अगर हम गुजरात गैस और महानगर गैस से कंपेयर करें तो। और आखिर में आ जाता है गेल जो कि इंडिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन कंपनी है। इसके नंबर्स काफ़ी ख़राब आए थे क्योंकि एक वन ऑफ था ट्रांसमिशन बिजनेस में कंपनी के, उसी कारण पूरा जो परफॉर्मेंस था कंपनी का वो काफ़ी वीक आया था। बट अगर दूसरे की बात करें गेल में जैसे कि पेट्रोकेमिकल आ जाता है उसके नंबर्स काफ़ी अच्छे थे क्योंकि सिक्वेंशियल बेसिस पे यूटिलाइजेशंस भी इंप्रूव हुए थे, वॉल्यूम्स भी ज़्यादा थे और प्राइसेस भी काफ़ी स्टेबल थे। और कॉस्ट साइड में भी अगर हम देखें तो गैस प्राइसेस कम होने के कारण पेट्रोकेमिकल के मार्जिन्स में भी एक अच्छा खासा बूस्ट देखने मिला। उसके अलावा जो LPG ट्रांसमिशन के बिजनेस नंबर्स थे वो भी काफ़ी ठीक ठाक थे और गैस ट्रेडिंग वॉल्यूम के नंबर्स भी काफ़ी ठीक ठाक थे। तो एक ही सेगमेंट का मिस था जिसकी वजह से पूरा ओवरऑल गेल की रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा बहुत ख़राब साइड पर देखने को मिला था फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY23 में। तो ये हैं नतीजे और ज़्यादातर नतीजे हमने देखा अनुमान से बेहतर ही नज़र आ रहे हैं। आशीष जी, आपने रिलायंस कहा था ऑयल एंड गैस से, रिलायंस की टारगेट भी बताइए और कोई स्टॉक पसंद आ रहा है आपको ऑयल एंड गैस से? देखिए रिलायंस का मेरे मुताबिक टारगेट होना चाहिए अराउंड 2800 विद अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव। हालांकि मैं ऐसा मानूंगा कि अगर आप होल्ड करेंगे इसको लॉन्गर लिस्टिंग में तो यहाँ से भी और आगे अगले 2-3 साल में और भी आगे अच्छा स्कोप है इसका। बट एक इमीडिएट 2800 टारगेट है द 1 ईयर पर्सपेक्टिव। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है गैस अथॉरिटी, मेरे मुताबिक ये भी काफी देर से इसमें मूवमेंट नहीं आया और यहाँ पे काफी अच्छा वैल्यू पिक है। 100 के आसपास अगर मिल जाता है तो 140 का टारगेट है विद 1 ईयर पर्सपेक्टिव। और एक तीसरा स्टॉक जो कि मैं अगर लेना हो तो चेन्नई पेट्रो, उसमें भी अच्छा खासा करेक्शन आ गया है चलने के बाद, उसको भी धीरे-धीरे करके डिक्लाइंस में आप ले सकते हैं। एंड बट टॉप 2 पिक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, तो ऑयल एंड गैस से रिलायंस 2800, गेल में 140 और चाहें तो चेन्नई पेट्रो भी अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। ऑलराइट, सनी आप भी अपने 2 स्टॉक सुझाइए ऑयल एंड गैस से, आपको कौन से पिक अच्छी लग रही हैं? ऑयल एंड गैस में मेरी 2 पिक रहेगी, रिलायंस एंड IOC। रिलायंस अगेन मेरा भी यही मानना है कि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली काफ़ी एक वैल्यू क्रिएशन का काफ़ी एक स्कोप है। कहीं ना कहीं आगे जाके जैसे जैसे बिजनेस डीमर्ज होंगे, एक एक कंपनी जैसे जैसे लिस्ट होगी, एक बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी। तो वन कैन ऐड रिलायंस विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 3000 ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ। और एक मैं IOC पे बेट लेना चाहूँगा क्योंकि IOC अगर हम ये जितनी भी OMC कंपनीज देखते हैं उसमें इनका जो मार्केटिंग मार्जिन था उसका कहीं ना कहीं एक
जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल कम हुआ है और जो फ्यूल के प्राइसेस है वो मेंटेन है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें अब आगे जाके FY 24 में अगर यहाँ से क्रूड ऑयल स्टेबल रहता है तो डेफिनेटली काफी अच्छे नंबर देखने मिलेंगे। और आईओसी अगर मैं देखता हूँ तो प्राइस टू बुक के अपने बुक वैल्यू के आसपास ही चल रहा है, तो मेरा टारगेट रहेगा आईओसी में 110 का, करंट मार्केट प्राइस 90 है, विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 to 18 मंथ। सनी थोड़ी देर पहले ऑयल एंड गैस से अपनी पिक बता रहे थे, रिलायंस और आई उनको पसंद है, और इसके अलावा आशीष जी ने रिलायंस गेल और चेन्नई पेट्रो में खरीदारी करने की सलाह दी थी। अब क्विकली चलते हैं सौमित के पास वापस से जाने के लिए कि फार्मा सेक्टर के नतीजे कैसे रहे। सौमित बताइए। सेट ऑफ नंबर्स थे। फार्मा जो कोर फार्मा कंपनीज है उनके नंबर आप देखेंगे तो उसमें इंडिया बिजनेस का आउट परफॉर्मेंस था, बट यूएस बिजनेस थोड़ा बहुत स्लगिश रहा था। डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हेल्दी ग्रोथ देखने मिले थे कोर बिजनेसेस में, और हॉस्पिटल्स के तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक भी था, क्योंकि काफ़ी सारे कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी प्लान कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें तो इंडिया बिजनेस में ग्रोथ था, क्योंकि वॉल्यूम्स और वैल्यू ग्रोथ दोनों ही देखने मिले थे। सिलेक्ट कंपनीज को जो अगर आप देखेंगे तो प्राइस कॉम्पिटिशन में थोड़ा बहुत मॉडरेशन देखने मिला था यूएस बिजनेस में, इसलिए वो एक पॉजिटिव आ जाता है ओवरऑल फार्मा के लिए। मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी थे सारे कंपनीज के लिए, सिक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिले, क्योंकि जो फ्रेट कॉस्ट थे वो भी काफ़ी कम थे और रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी थोड़े बहुत ईज ऑफ हुए थे। और स्पेशली अगर हम देखें तो लुपिन की जो मार्जिन एक्सपेंशन थी और उसकी जो कॉमेंट्री थी पॉजिटिव देखने मिली। उसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी सारे सीडीएमओ प्लेयर्स थे, जैसे कि डीवीज और पिरामल फार्मा, इनकी भी काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री आई थी वॉल्यूम ग्रोथ के लेके। ओवरऑल नंबर्स अगर हम देखें Q4 में तो वो म्यूटेड थे, बट कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव थी डीवीज और पिरामल फार्मा की। डायग्नोस्टिक बिजनेस की अगर हम देखें तो उसमें जो नॉन कोर बिजनेस था उसमें भी अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने मिला, और जो प्राइस वॉर्स थे वो भी थोड़े बहुत ईज ऑफ हो गए थे। पहले काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी प्राइस वॉर्स थे Q3 Q2 की अगर हम बात करें, तो Q4 में थोड़ा बहुत वो सेटल डाउन हो चुका था, तो ये एक पॉजिटिव था डायग्नोस्टिक स्पेस के लिए। और हॉस्पिटल्स में अगर हम देखें तो उनकी ऑक्यूपेंसीज लगातार स्टेबल रही है, और इनफैक्ट सिक्वेंशियल बेसिस पर अगर हम देखें तो ऑक्यूपेंसीज बड़े भी थे और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स भी काफ़ी थे, तो अच्छा खासा ग्रोथ प्लान है आगे हॉस्पिटल बिजनेस के लिए। बट नेगेटिव्स अगर हम देखें फार्मा सेक्टर में तो वहाँ पे कुछ ही बिजनेसेस के लिए सिर्फ प्राइसिंग प्रेशर कम हुआ था, बट ओवरऑल सेक्टर पर अगर हम देखें तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग प्रेशर बना हुआ है यूएस मार्केट में। उसके साथ काफ़ी सारे प्लान्स के इंस्पेक्शंस हो रहे हैं, काफ़ी सारे अप्रूवल्स अभी भी बाकी है, तो थोड़ा बहुत स्लो डाउन चल रहा है अप्रूवल्स आने के लिए यूएस एफडीए की तरफ से, तो वो भी एक थोड़ा बहुत नेगेटिव था। आज भी अगर आप देखेंगे तो इंडिको रेमेडीज जो ट्रेड में है वो काफ़ी नीचे है, क्योंकि उनके एक प्लांट को गोवा प्लांट को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड करार कर दिया गया है। तो ये एक थोड़े बहुत नेगेटिव्स थे फार्मा स्पेस में। ठीक है, तो ये है फार्मा सेक्टर का पूरा विश्लेषण। आशीष जी, फार्मा सेक्टर से आपको कौन सी कंपनियां अच्छी लग रही हैं? pretty bullish on डीवीज में थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट आ गया है, बट अभी भी मेरे मुताबिक दो काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे काफी करेक्शन आ चुका है और अभी मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है या अभी बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में है। तो एक तो सिप्ला है, मेरे मुताबिक इसमें काफी डिफेंसिव प्ले है, कंपनी का मॉडल भी बहुत सिक्योर है, काफी इनकी काफी हाई परसेंटेज सेल्स डोमेस्टिक मार्केट से आती हैं। इसमें 1200 का टारगेट है जो मेरे मुताबिक एक साल के अंदर आना चाहिए। दूसरा बायोकॉन है जो काफी देर से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें भी मेरे ख्याल वर्स्ट इज इन द प्राइस, और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है। 400 का टारगेट है जो कि मेरे मुताबिक ईयर एंड हाफ में आना चाहिए। ओके, और सनी आपके टॉपिक्स क्या होंगे फार्मा में? या तो डेफिनेटली फार्मा में इस बार हॉस्पिटल एक रॉकस्टार परफॉर्मेंस रहा था इस क्वार्टर में। तो अगर आप देखें कंपनी लाइक नारायण हृदयालय, मेदांता, मैक्स हेल्थकेयर, सभी ने काफी बेहतरीन नंबर रिपोर्ट किए। अपोलो हॉस्पिटल, बट हालांकि उसमें काफी लंबी रैली ऑलरेडी दिख चुकी है हमें। तो मेरा इसमें टॉपिक रहेगा सन फार्मा एंड सिंजिन, दो मेरे टॉपिक रहेंगे। सिंजिन का करंट मार्केट प्राइस 720 है, और मेरा अगले 12 महीने के लिए इसका प्राइस टारगेट रहेगा 800 रुपीज। और मेरा दूसरा टॉपिक रहेगा सन फार्मा, करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपए है, और इसका प्राइस टारगेट रहेगा 1275 ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ। हैविंग सेड दैट, एक बात ध्यान रखना है कि फार्मा में तुरंत रिटर्न नहीं बनेंगे, इट इज अ ग्रेजुअल रिटर्न, जहाँ हालांकि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एक कहीं ना कहीं एक कंफर्ट फैक्टर बना हुआ है, एक अंडर ओनरशिप भी है फार्मा पूरे सेक्टर में। जब तक इसमें ग्लोबली एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हमें दिखेगी नहीं, तब तक फार्मा थोड़ा लैग ही करेगा। तो इसमें ग्रेजुअल अप्रोच लेना चाहिए फार्मा में।
ओके, ठीक है। तो ये है फार्मा स्पेस से टॉपिक, सन फार्मा और सिंजीन है सनी अग्रवाल की पसंद। अब आगे बढ़ते हैं और मेटल सेक्टर का प्रदर्शन कैसा रहा इस तिमाही ये भी समझ लेते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। आशीषा बताइए। जी हाँ, मेटल कंपनीज का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। चौथी तिमाही में रियलाइजेशंस में अपटिक देखने को मिला। याद रखें, कमोडिटी प्राइसेस में सीक्वेंशियल बेसिस में अपटिक देखने को मिला था इस क्वार्टर में, जिसके चलते रियलाइजेशंस भी ग्रो होते हुए नजर आए हैं चौथी तिमाही में। स्टील प्राइसेस, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड सभी प्राइसेस में करीब करीब 2 से 7% का अपमूव देखने को मिला, जिसके चलते रियलाइजेशंस बढ़े कंपनीज के इस क्वार्टर में। इसके साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में घटौती देखने को मिली, जिसके चलते कंपनीज ने ड्यूअल बेनिफिट एंजॉय किया। रियलाइजेशंस में अपटिक देखा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुए, जिसके चलते मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला इस क्वार्टर में। चौथी तिमाही के नतीजे तो अच्छे थे, लेकिन मैनेजमेंट कॉमेंट्री काफ़ी ब्लीक थी फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 के लिए। चाइना से रिसेंटली जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आता हुआ नजर आ रहा है वो भी काफ़ी वीक है। और कुछ कंपनी स्पेसिफिक कमेंट्री की भी बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट फेसिंग जो कंपनीज है उनकी कमेंट्री इन पर्टिकुलर काफ़ी वीक थी, जैसे कि टाटा स्टील यूरोप से काफ़ी रेवेन्यू आता है कंपनी का, और मैनेजमेंट से बातचीत करने पर यह निकल कर आया कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 अभी भी म्यूटेड रह सकता है। सिमिलर कमेंट्री हिंडाल्को से भी आई। नोवेलिस जो हिंडाल्को की सब्सिडरी है, उससे कंपनी का 70 से 80% रेवेन्यू आता है, और कंपनी का ऐसा मानना है कि कंपनी फुल रिकवरी फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY24 में अचीव करेगी। कोल इंडिया की भी इन पर्टिकुलर बात कर लेते हैं। ई ऑक्शन प्रीमियम्स में कमजोरी देखने को मिली, लेकिन वॉल्यूम्स बढ़ते चले गए, और एनालिस्ट का मानना है कि कोल इंडिया के वॉल्यूम्स FY24 में भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। थैंक यू आशीषा इस अपडेट के लिए। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे मेटल सेक्टर से आपके टॉप पिक और टारगेट्स। देखिए, मेटल स्पेस में मेरे मुताबिक टाटा स्टील काफी वेल पॉइज्ड है। काफी देर से स्टॉक ने भी रेंज में रहा है, और मेरे मुताबिक 130 का एक टारगेट है जो कि काफी जल्दी अचीव होना चाहिए, होपफुली इन अ फ्यू मंथ्स। एंड दूसरा है हिंडाल्को, जिसमें भी मेरे मुताबिक एक अच्छा एक मूव आना चाहिए, और 480 का एक टारगेट है जो कि काफी जल्दी कुछ ही महीनों में अचीव होना चाहिए। ऑलराइट, और सनी आप भी अपने रिकमेंडेशन शेयर कीजिए। मेटल्स में आपको क्या अच्छा लग रहा है? या डेफिनेटली तो मेरी पसंद भी टाटा स्टील है मेटल स्पेस। अगर हम देखें कि टाटा स्टील में कहीं ना कहीं वैल्यूएशन एक बहुत कंफर्टेबल लेवल पर आ चुके हैं। टाटा स्टील कर तकरीबन 1 प्राइस तो बुक पे ट्रेड हो रहा है। ईवी बिटा की बात करते हो तकरीबन 5 टाइम्स ईवी बिटा पे ट्रेड हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर डॉलर इंडेक्स अब यहाँ से करेक्ट होता है तो एक उसका एक इनवर्स कोरिलेशन मेटल प्राइसेस एंड हैंड्स टाटा स्टील में हमें देखने मिलेगा। और मैं एक आपसे इजाजत लेना चाहूंगा कि मेटल से थोड़ा हटके जो कंपनी है वो है APL अपोलो ट्यूब में, वो रिकमेंड करना चाहूंगा। तो APL अपोलो ट्यूब में अगर हम देखें कि रायपुर प्लांट उनका ऑन स्ट्रीम FY24 में जा रहा है, जिसके चलते हुए उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा, और हमें इसके कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हुए दिखेगी। तो APL अपोलो ट्यूब 1450 के प्राइस टारगेट से विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 12 to 18 मंथ, जिसका अपसाइड पोटेंशियल 25% है। तो ये मेटल एंसिलरी कंपनी APL अपोलो, इस पर नजर रखिए। टाटा स्टील दोनों ही एनालिस्ट को अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी करने की राय। अब बढ़ते हैं NBFC सेक्टर की तरफ, और यहाँ पर भी हमने देखा कि ज़्यादातर नतीजे अनुमान से बेहतर ही देखने को मिल रहे थे, स्पेशली जो छोटे मझोली NBFC कंपनियाँ थी उनके। तो इस बार के जो नतीजे हैं उसको देखते हुए आशीष जी, पहले से आपसे समझना चाहेंगे, NBFC काफ़ी डाइवर्सिफाई एक सेक्टर है। इसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ भी हैं, माइक्रो फाइनेंस, गुड फाइनेंस, तमाम स्पेसेस इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनियाँ फोकस करती हुई हैं। आपको इस स्पेस से कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है? देखिए, मेरे मुताबिक राइट काफी स्कोप है, बट इसमें काफी चैलेंजेस भी होंगे। और मेरे मुताबिक इनमें जो वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, काफी अच्छे दिग्गज काउंटर्स, उनके साथ जाना चाहिए। बजाज फाइनेंस, हालांकि जो करेक्शन इसका 5500 तक आ गया था, वहां से काफी अच्छा मूवमेंट आ चुका है, बट मेरे को मुताबिक अभी भी इसमें काफी दम है, और अब अभी भी इसको ले सकते हैं विद 8400 का टारगेट। ये मेरे मुताबिक थोड़ा हाई बीटा शेयर है, बट आपको सेफ्टी ये है कि बहुत अच्छा एस्टैब्लिश्ड है, और इसका जो बिजनेस मॉडल है इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे अच्छा है। सबसे इन्होंने अच्छा पेनिट्रेट किया हुआ है मार्केट को, और इनके जो मैनेजमेंट का तरीका है वो सबसे अच्छा है।
और मेरे मुताबिक इसी में रहना चाहिए और इसमें आप दोबारा नया निवेश भी कर सकते हैं विद 8400 का टारगेट। दूसरा जो कि इससे एक और दिग्गज कंपनी है वो है चोलामंडलम फाइनेंस, जो मेरे मुताबिक अगेन काफी डाइवर्सिफाइड उसकी अर्निंग स्ट्रीम है और ऑटो फाइनेंस का भी उनका अच्छा होल्ड है और यहाँ से मेरे मुताबिक 1240 का एक टारगेट है जो कि काफी जल्दी अचीव होना चाहिए। सनी, समय की थोड़ी कमी है, क्विकली आप भी अपने पिक शेयर करिए, उसके बाद हम ऑटो सेक्टर पर भी आपसे राय लेंगे। या तो डेफिनेटली मेरे दो पिक रहेंगे एनबीएफसी में। पूनावाला फिनकॉर्प काफी बेहतरीन नंबर आए थे, आउटलुक भी काफी स्ट्रांग है, तो इसका प्राइस टारगेट 450 रहेगा। इनफैक्ट ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसे बनाए रख सकते हैं विद एन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 30%। और मैं यहाँ एक वैल्यू पिक करना चाहूंगा एनबीएफसी में, वो है आरईसी लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 146 है, विद वन कैन बाय दिस स्टॉक विद प्राइस टारगेट ऑफ 190। बुक वैल्यू के काफी नीचे ट्रेड हो रहा है, काफी चीप वैल्यूएशन है और एट द सेम टाइम डिविडेंड यील्ड भी 12-13% है, तो इट्स अ वैल्यू बाय इन द एनबीएफसी पोर्टफोलियो। जी जी बिल्कुल। तो ये हैं एनबीएफसी से टॉप पिक। अब आते हैं ऑटो पर, और यहाँ पर भी हमने देखा चौथी तिमाही में अच्छे नतीजे हैं ज्यादातर कंपनियों के। तो आशीष, आपसे समझना चाहेंगे ऑटो सेक्टर में आपको क्या पसंद है? जैसे मैं बिल्कुल मानता हूँ कि नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो मेन प्लेयर्स हैं, जो ओईएम्स हैं, वो उनमें काफी अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। जो एंसिलरीज हैं इनमें मेरे सब मुताबिक काफी अच्छा अभी भी स्कोप है। इसमें दो जो अभी अच्छे लग रहे हैं मेरे को, अपोलो टायर्स जो कि बहुत सालों से अपने एक अच्छी अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है उसने, तो इसमें मेरे मुताबिक नतीजे अच्छे आएंगे अगले कुछ तिमाहियों में, तो ये 500 तक जा सकता है। तो यहाँ से अभी भी आप बाइंग कर सकते हैं और हर डिप में ऐड कर सकते हैं। दूसरा है अमर राजा बैटरी, इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स आने की उम्मीद है कुछ तिमाहियों में, तो इसमें 800 का टारगेट है और अभी बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो ये दो मेरे पिक्स हैं। जी बिल्कुल, राइट। और सनी, आपके दो पिक्स और टारगेट? या तो मैं ओईएम पे फोकस करना चाहूंगा ऑटो में, तो मेरा पहला पिक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा विद प्राइस टारगेट ऑफ ₹1600, जो कि अगले 12 से 18 महीने में आ सकता है। तो इसमें डेफिनेटली जो वही इनका जो एसयूवी पोर्टफोलियो है उसमें काफी अच्छी रोबस्ट ऑर्डर बुक, उसके चलते हुए हमें इसमें एक ग्रोथ दिखेगी। और मेरा दूसरा पिक रहेगा मारुति। अगेन रोबस्ट ऑर्डर बुक, मार्जिन एक्सपेंशन की स्टोरी है, वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी है। FY24 विल बी द ईयर यहाँ रिकॉर्ड वॉल्यूम देखने मिलेंगे हमें, तो ये पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं विद प्राइस टारगेट ऑफ ₹10,600 एंड विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। ऑल राइट, ठीक है। तो ये स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। चलिए, फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। सनी जी, आशीष जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।